बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका। एक तरफ बिसात बिछाई जा रही है तो दूसरी तरफ मोहरे और चालें चली जा रही हैं। मुवाफ़िक़ हालात पैदा करने के लिए गैर मुवाफ़िक़ इक़दामात से भी गुरेज नहीं किया जा रहा। मतलूबा नताइज के लिए तैयारियां जारी हैं और जुगाड़ भी लगाए जा रहे हैं। कई दहाइयों से इक़्तिदार की बारियां लगाने वाले मंशूर खेलने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। कहीं बेहतरीन मंशूर के दावे हैं तो कहीं गैर रवायती मंशूर के साथ मैदान में उतरने के नारे भी गूंज रहे हैं। भला जहां आईन और कानून की कुतुब की कोई हैसियत बाकी ना रहे, वहां सियासी मंशूर की क्या वक़्त होगी। जहां सियासत खिदमत के लिए नहीं, मुफादात के लिए हो और इक़्तिदार महज दिन संवारने के लिए, तो वहां सियासी जमातों के मंशूर सिर्फ इंतखाबी दावे और झांसे के अलावा और क्या होंगे। नाज़रीन, आज की बात यह है कि पीटीआई का जुम्मे को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का फैसला सामने आया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स समाअत के लिए महफूज नहीं, साइफर केस का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी हो गया। खुसूसी अदालत का साइफर केस ट्रायल जेल में ही करने का फैसला। नवाज शरीफ कल एहतसाब अदालत में पेश होंगे। सियासी जोड़ तोड़ जारी है। इस आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून का मरकजी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया गया और पीपल्स पार्टी का भी अहम सियासी शख्सियात से राबतों का फैसला सामने आया है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि अरबों डॉलर सरमायाकारी के हुसूल की कोशिशें तेज। सऊदी अरब, अमारात के बाद कुवैत की पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी। IMF ने स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दिलाकर मालूमात तक बराह रास्त रसाई। वजीर निशकारी का इंकशाफ। फवाद हसन फवाद ये कहते हैं कि स्टेट बैंक एक्ट तरमीम के बाद वजारत खजाना को स्टेट बैंक और IMF मामलात बारे कुछ पता नहीं होता। बात यह है कि स्टेट बैंक की मुकम्मल खुद मुख्तारी के पीछे मशकूक मुहरकात मजीद गहरे क्यों होने लगे हैं। और प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे इसराइल हमास जंग बंदी का 5वां रोज़ है। मजीद 11 यरगमाली रिहा कर दिए गए। इसराइली यरगमाली हमास के हुस्न सलूक के मौतरफ जंग बंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे पर धावा बोल दिया। सैकड़ों फ़लस्तीनी गिरफ्तार। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का ये कहना है कि आर्जी जंग बंदी के बाद पूरी ताकत से गज़ा पर हमला करेंगे। सवाल ये है कि इसराइल हमास जंग का मुस्तकिल हल कब और कौन निकलवाएगा। इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे रिजवान रज़ी साहब, सलमान आबिद साहब, मोहम्मद आदिल साहब और हमें ज्वाइन करेंगे राजा आमिर अब्बास साहब। मैं आपसे आगाज़ करूंगी मोहम्मद आदिल साहब, जिस तरह से अगर हम देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद खुसूसी अदालत ने साइफर केस ट्रायल जेल में ही करने का फैसला किया है, वाकई सिक्योरिटी रिस्क है इसके पीछे वजह? देखिए, एक तो ये कि जो ट्रायल कोर्ट ने ही फैसला करना था कि उसने इसकी समाअत कहाँ करनी, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शन जारी की थी उसमें यह भी कहा था कि अगर जेल में ट्रायल पे भी कोई फ़र्क नहीं है, अगर उसके जो ओपन ट्रायल अगर वहाँ पे किया जाए तो उस पर कोई नहीं है। दूसरा ये कि सिक्योरिटी खदशात जो है वो पहले से मौजूद हैं। इससे पहले जब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो इस अदालत में पेश होने के हवाले से वो कई दफ़ा उन्होंने सिर्फ इस वजह से पेश नहीं हुए थे कि उन्होंने खुद से सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है वो अपने दिए थे कि हमें सिक्योरिटी का खदशात हैं, हम पे हमले का खदशा है। इसके अलावा जो जेल सुपरिटेंडेंट ने आज अपनी रिपोर्ट दी है उसमें भी उसने IB की एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें इन सिक्योरिटी खदशात का जो है इजहार किया है। असल चीज़ तो यह है कि ट्रायल ओपन होना चाहिए था और वो अब उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जो अदालत की डायरेक्शंस के मुताबिक, वो अब जेल के अंदर उसमें जो है वो दोनों मुल्ज़िम जो हैं इमरान खान भी और शाह महमूद कुरैशी, उनकी फैमिलीज़ को भी इजाज़त होगी, उनके वकला को भी इजाज़त होगी, सहाफ़ियों को भी इजाज़त होगी और आम शहरी जो इस ट्रायल में इसको देखना चाहते हैं तो वो जगह की मुनासबत से उनको भी इजाज़त दी जा सकती है। तो बेसिकली तो असल चीज़ तो यह है कि ओपन ट्रायल होना चाहिए था, जो उनकी रिक्वायरमेंट भी थी वो पूरी कर दी गई है। अब मामला जेल में ही इसको प्रोसीड होगा उसी तरीके से। बाकी जो साइफर के हवाले से जो गवाहियाँ हैं उन पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जो पहले तो कालाधन करार दे दिया था अदालत ने, लेकिन चीज़ें तो वो अभी तक उसी तरह मौजूद हैं। आज़म खान और दीगर जो बयानात हैं जो कलमबंद हो चुके हुए हैं वो उसी तरह होंगे। इसमें
इसकी जो प्रोसीडिंग है उस पर कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो इस्तगासा है वो अपने मामलात उसी तरह से लेके चलेगा जैसे वो जेल के अंदर उन्होंने ट्रायल किया था। आप देखते हैं कि इसको कितनी जल्दी इसकी प्रोसीडिंग जो है वो मुकम्मल होती है, और अदालत ने चूंकि 1 महीने का वक्त भी दिया हुआ है, तो कब इन पर दोबारा फर्दर जुर्म आयद होती है और बाकी जो है प्रोसीडिंग कितनी जल्दी इस पर कंप्लीट होती है और कब तक इम्कान तो यही जाहिर किए जा रहे हैं कि जनवरी के अंदर इस केस का शायद कोई फैसला आ जाए और जिसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए कोई अच्छी खबर ना हो। लेकिन देखते हैं कि अब ये कितनी जल्दी ओपन ट्रायल में इसकी प्रोसीडिंग होती है। जी ठीक है सलमान आबिद साहब, एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुम्मे को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फैसला किया है, तो दूसरी जानब अगर हम देखें तो तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 30 नवंबर को मुकर्रर कर दी गई है और चेयरमैन PTI और असद उमर फवाद चौधरी पर फर्दर जुर्म आयद होने का इम्कान भी है। क्या लगता है आपको, लेवल प्लेइंग फील्ड आपके ख्याल में, फिर मेरा वही सवाल होगा, मिल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या नहीं, या फिर एक के बाद एक हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, इमरान खान के खिलाफ इस वक्त जितने भी मुकदमात हैं उनकी नोयत कानूनी से ज्यादा सियासी नोयत है और सियासी बुनियादों पर इमरान खान के ऊपर एक मुश्किल वक्त है। 9 मई के बाद खासतौर पे जिस तरह से PTI अताब में आई है, उसके बाद PTI को, इमरान खान को, उनकी लीडरशिप को, उनके कारकुनों को, सबको एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है। ये जितने भी कानूनी मुकदमात हैं ये कोई नई कहानी नहीं है। माजी में इसी तरह के मुकदमात मुख्तलिफ जमातों की लीडरशिप पे बनते रहे हैं और जैसे ही वक्त गुजर गया तो फिर वो मुकदमात भी ख़त्म हो गए, बल्कि ना सिर्फ मुकदमात ख़त्म हुए बल्कि वो ड्राई क्लीन से अपना क्लीन होकर दोबारा सियासत में सरगर्म हो गए। तो अब ये इमरान खान का मामला ये है कि ये सारे मामला क्योंकि उनका एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक टकराव और वो उनके मामलात जो है वो सियासी नोयत के ज़्यादा हैं, उनको इस वक्त कोई स्पेस नहीं मिल रही इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से, उनकी पार्टी के हवाले से, उनके कारकुनों के हवाले से, उनकी इंतखाबी मुहिम, उनके उम्मीदवार सब इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। और ये सब एक जिसे कहते हैं ना कि जिसे लेवल प्लेइंग फील्ड आप कह रही हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी और एक जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी। तो इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है ये कोई नई कहानी नहीं है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में 75-76 साल में उठा के देखें तो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ किरदारों के साथ इसी तरह के वाकयात होते रहे हैं और इसमें इमरान खान साहब की भी गलतियां हैं, कुछ गलतियां उनसे हुई हैं, उसकी भी खमियाजा वो भुगत रहे हैं। लेकिन अब मसला ये है कि इस तरह के माहौल में जब इलेक्शन होंगे तो उन इलेक्शन की कौन क्रेडिबिलिटी को मानेगा, कौन मानेगा कि ये फेयर इलेक्शन है। किसी के हाथ पैर बांध के और किसी को रास्ता देने की बजाय उसको दीवार से लगाकर अगर आप इलेक्शन करवाना चाहते हैं, सलमान साहब जैसे 2018 के नताइज मान लिए थे लोगों ने। देखिए ना, बात यह है कि फिर पाकिस्तान में तो सारे नताइज जो है इंतखाबात भी हो गए, इंतखाबात के बाद असम्बलियां भी बन गई। लेकिन आदिल साहब, आज मैं और आप भी तबसरा तो करते हैं ना कि इंतखाबात की तारीख क्या है। इंतखाबात की जो तारीख है वो तो सबको पता है ना, और उसी की बुनियाद पे हम बताते हैं कि पाकिस्तान में इंतखाबात की नोयत किस तरह की रही है, किस तरह से लेवल प्लेइंग हुई है, किस तरह से सियासी इंजीनियरिंग हुई है, किस तरह से उसके अंदर जो है मनूवरिंग की गई है। ये भी तो एक तल्ख हकीकत है ना। इसलिए 2018 के अगर इंतखाबात को मानकर आपने असम्बली चलाई है तो 2023 के इलेक्शन को भी मान के आप असम्बली चला लेंगे, लेकिन वो होंगी तो डिस्क्रेडिट ही ना। उसको कौन ओन करेगा? आप और मैं। अगर आप सारे इलेक्शन को ओन कर लें तो मैं आपके साथ हूँ। इलेक्शन को तो कोई ओन नहीं करता जिस तरह से हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारा खेल जो खेला जा रहा है इसके नताइज जो है वो मुस्बत नहीं होंगे, ये मनफी नताइज देगा। आप देख लीजिएगा, पहले का तजर्बा भी यही है, आज का तजर्बा भी यही है, आगे का तजर्बा भी यही है कि जब आप इस किस्म की मुहिम जोई और एडवेंचरिज्म की बुनियाद पे सियासत करेंगे तो उसका पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को कोई फायदा नहीं होगा। हम इसी तरह की लड़ाई में उलझे रहेंगे और महाजराई पैदा करते रहेंगे, टकराव पैदा करते रहेंगे, एक दूसरे पे लान तान करते रहेंगे। एस्टैब्लिशमेंट का और सिविलियन सेटअप का आप टकराव रहेगा और हम एक मुस्बत सियासत की तरफ जाने की बजाय एक नेगेटिव और लड़ाई झगड़े की पॉलिटिक्स में का शिकार रहेंगे। ठीक है रज़ी साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जुमे को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का फ़ैसला कर चुकी है। इससे कबल जब इलेक्शन कमीशन का ये फ़ैसला आया था तो तब इंदिया ये दिया गया था कि वो अदालती रास्ता इख्तियार करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस फैसले को चैलेंज भी किया जाएगा। क्या देख रहे हैं आप, वाकई जो सलमान आबिद साहब बात कर रहे हैं कि एक के बाद एक हरबाब इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी?
अच्छा, पता नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो किस चीज का नाम रख के चिड़िया का नाम रखा हुआ है। और मैं वैसे इस बात का हामी हूँ। मैं चूंकि उनकी गुफ्तगू नहीं सुन पाया, मुझे ऑडियो नहीं आ रही थी सुल्तान साहब की, लेकिन मैं उनके अमूमी ख्यालात जो है उसका हामी हूँ कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। लेकिन अब देखिए ना, आज जो है वो हमने सुना कि जो शेर अफजल खान मरवत साहब हैं, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पीटीआई के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि इमरान अहमद खान नियाजी साहब जो है वो इन इंतखाबात के अंदर उम्मीदवार नहीं होंगे। तो अब पार्टी का अंदरूनी मामला है, हम इस पे क्या कर सकते हैं? अब हम इसको तो डिस्कस कर सकते हैं कि वो कौन सी मजबूरियां हैं। ज़ाहिर है वो कानूनी मजबूरियां हैं जो इनसे पहले बेनजीर भुट्टो साहिबा के सामने रही हैं, उसके बाद नवाज शरीफ के सामने रही हैं, और अब इमरान खान साहब के सामने है। वही कानूनी मजबूरियां हैं ना जो सबके सामने रही हैं। और वो कोई इनके साथ कोई एक्सक्लूसिव कोई ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा, क्योंकि पहले पाकिस्तान के 2 सियासी कायदीन के साथ हो चुका है, जो कि इस मुल्क के वजीर आजम भी रहे हैं और इमरान खान साहब भी वजीर आजम रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि मुझे इस बात की खुशी है या थोड़ी सी तसल्ली है कि इमरान खान इस सिस्टम के साथ, वो जैसा भी है, जो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा, उसके साथ आगे बढ़ने को तैयार हुए। उन्होंने पार्टी के इंतखाबात का इंदिया देकर और अपनी पार्टी को कह के कि इलेक्शन कमीशन की कानूनी जरूरियात के लिए आप इलेक्शन करवाइए, वो सियासी अमल के अंदर आगे बढ़े। उनके ऊपर पाबंदियां हैं जिसके वो दाई हैं कि मेरे ऊपर पाबंदियां हैं या हमें क्रश किया जा रहा है। इसके बावजूद भी इमरान खान साहब वो लीडर हैं जो कि अपने सियासी मुखालफिन से हाथ नहीं मिलाया करते, और जहां पे उन्हें लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ बैठना होता था, वहां पे वो आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ को भिजवा दिया करते थे। अब वो अगर इस बात पे उतर आए हैं कि हमें निजाम के अंदर रहना है, और जो निजाम कह रहा है कि आप जो है पार्टी आगे बढ़े और अपने इलेक्शन करवा दे, इमरान खान साहब ने अपनी जात को पीछे हटाया है। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसका मतलब है कि इमरान खान इसके अलावा ऑप्शन क्या थी उनके पास? इसके अलावा ऑप्शन तो टोटल टक्कर मारने वाली थी ना दीवार के साथ, और वो टक्कर मार रहे हैं। 9 मई को उन्होंने टक्कर ही मारी थी ना आदिल भाई। 9 मई तो ये भी आ रही है वैसे कि गौहर खान जो है उनको चेयरमैन इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया था 20 दिन में इलेक्शन कराएं वरना आपका बल्ले का निशान वापस ले लेंगे। उनके पास इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं थी, या तो वो अदालत जाते या फिर जो है वो इलेक्शन करवाते। तो उन्होंने आसान रास्ता तलाश किया है। आदिल साहब, आप बड़े मासूम आदमी हैं। अदालत के अंदर जो खलील खान पहले बैठे हुए फाख्ता उड़ा रहे थे, वो अब फाख्ताएं उड़ गई हैं सारी, और खलील खान साहब घर को जा चुके हैं सितंबर में। इसलिए अदालत जाने का अब कोई बनता नहीं था, इसलिए उन्होंने ये ऑप्शन लिया है। लेकिन मैं इसे पॉजिटिव देखता हूं कि उन्होंने सियासत के अंदर रहने का और सियासत को आगे बढ़ने का मौका देने का जो ये ऐलान किया या इरादा जाहिर किया है, ये पाकिस्तान की सियासत के मुस्तकबिल के लिए एक खुश आइंदा कदम है। ठीक है, राजा आमिर अब्बास साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, अगर हम देखें इसको कानूनी तौर पर, अगर तौहीन इलेक्शन कमीशन जो केस है जिसकी समाअत 30 नवंबर को होनी है, अगर तो फर्द जुर्म आयद हो जाती है तो फिर सूरत हाल क्या बनेगी, सियासी मुस्तकबिल क्या होगा चेयरमैन पीटीआई का? देखिए, पहली बात है, फर्द जुर्म आयद करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने उनको पेश होना होगा। अब क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी वहां से कोर्ट अपनी उठाएगा और जेल में चला जाएगा? अदरवाइज तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में आना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में अगर वो एक केस में आ सकते हैं तो फिर वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी जा सकते हैं, अपने दीगर केसेस में भी जा सकते हैं। तो ये तो मैं समझता हूं कि ये जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की बात हो रही है कि जी तौहीन अदालत के केस में, इसमें उनकी कोई ये जो सोचा जा रहा है कि शायद कोई कन्विक्शन हो जाएगी, इसका ट्रायल चलना ही इतना लंबा हो जाएगा कि उसमें इलेक्शंस अगर 8 फरवरी को होते हैं तो उससे पहले कोई तौहीन अदालत के केस में या साइफर के केस में, या ये जो एक और केस उन्होंने वो मजिस्ट्रेट कुदरतुल्लाह साहब के पास शुरू किया है उनका इद्दत की मुद्दत का, जो कि बेसिकली जी वो ये तीनों ऐसे केसेस हैं कि जिसमें लीगली स्पीकिंग
किसी तरीके से भी ये सब्सटेंस नहीं है और सस्टेन भी नहीं हो सकेंगे, और ये कानूनी अमल जो चैलेंज होता रहेगा ये हतमी अपने किसी नताइज पे पहुंचता हुआ नजर नहीं आएगा। तो कानूनी तौर पे उन्हें जो प्रॉब्लम फेस इस वक्त आ रही है वो ये है कि चूंकि वो तोशा खाना में कॉन्विक्ट हैं, तोशा खाना में कॉन्विक्शन की वजह से उनकी जो इलेक्शन में पार्टिसिपेशन है वो उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक कि सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन भी लगाई है, हाई कोर्ट में भी लगाई है कि जी इस पूरी जजमेंट को सस्पेंड करें या इस अपील को डिसाइड करें। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब की अपीलें अब चल रही हैं, तो अगर उस तरीके से, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि वो नहीं चलेंगी, और यही एक हर्डल है कि जो पार्टी इलेक्शन में वो हिस्सा अगर नहीं ले रहे या उनको जो 20 रोज का टाइम दिया गया था वो इसी चीज को मद्देनजर रख के दिया गया था, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की जजमेंट है कि जब उनको डिस्क्वालीफाई किया था, नाअहल किया था, तो उस वक्त उन्होंने पार्टी की सदारत उनके पास थी, लेकिन इलेक्शन एक्ट 2017 आ चुका था। उन्होंने कहा था कि आप पार्टी की सदारत भी नहीं कर सकते, ऑल्दो रातों रात सर वो पीटीआई दरखास्त लेके गई थी। सर ऐसे ना करें, पीटीआई दरखास्त लेके गई थी कि पार्टी की सदारत में हटाया जाए, और पीटीआई की फरमाइश पे वो हटाए गए थे। मैंने कहा ये मैं थोड़ा सा टुकड़ा दे दूंगा। हाँ, उसमें जो फरमाइश थी वो फिर इन्होंने पूरी कर दी कि इन्होंने एक कानून साजी कर ली सेक्शन 203 में इलेक्शन एक्ट में कि जी नाअहल शख्स भी पार्टी की सदारत कर सकता है, और उस अमेंडमेंट को फिर सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया कि जी ये पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट की गई है, एक शख्स के लिए की गई है, उसे भी खत्म कर दिया। तो बहरहाल पार्टी की जो चेयरमैनशिप है वो एज सच नाम की हद तक है, अदरवाइज तो वो मेरिट नहीं करती, उसको कोई भी दूसरा नाम दे दिया जाएगा। लेकिन अब असल इशू ये है कि जो बल्ले का निशान है, अगर ये 20 डेज में इलेक्शन कराते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसमें कोई पक्ष डाल देता है कि जी ये इलेक्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्शन एक्ट 2017 नहीं, या इसमें कोई भी, ऑल्दो पाकिस्तान की जो तारीख है उसमें आज तक 20 डेज में किसी पार्टी को नहीं इलेक्शंस का कहा गया, और कहीं भी ये नहीं हुआ कि अगर कोई बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो जाए या पार्टी हेड मुंतखब हो जाए तो उसको चैलेंज किया हो किसी भी पार्टी में। अच्छा। आप सब बैठे हैं, कोई बता दे कि जी जब मियां नून लीग का हुआ तो मियां साहब के खिलाफ कोई इलेक्शन में खड़ा हुआ पार्टी के इलेक्शन में, या अगर पीपल्स पार्टी का हुआ तो कोई अगर हुआ? इसमें नहीं हुआ, जो नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस में थे उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी ना कि इतने अरसे में इसको प्रोसीड करें। नैब को भी उन्होंने कहा था कि वो इतने अरसे में अपने रेफरेंस फाइल करें, तो ये तो प्रोसेस होता रहा। देखिए नैब में जो कहा गया था उस वक्त वजह भी बहुत माकूल एक आई थी कि उस वक्त के जो नैब के चेयरमैन थे कमर जमान चौधरी, जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट में बुला के कहा गया कि आप अपील ना हुदैबिया में कर रहे हैं ना किसी और केस में, तो उन्होंने कहा कि जी मैं नहीं ये अपील करूंगा किसी भी तरीके से। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि जी आज हमें लगा कि शायद नैब एक 6 फुट गहरे खड्डे में दफन हो चुकी है, ऑल्दो ये काम हमारा नहीं, लेकिन व्हाटएवर इट वाज, वो जो सुप्रीम कोर्ट की ये केस चला और उसके बाद वो जो पेशियां हुई जिसमें मियां साहब तकरीबन 100 के करीब पेशियों में इसी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में खुद आते थे BMWs में और दूसरे तीसरे, तो उससे तो बात अब आगे जा। अब बात ये है कि जी इलेक्शंस में इमरान खान साहब अगर जेल के अंदर हैं या जेल के बाहर हैं, डज दैट मेक एनी डिफरेंस फॉर PTI? मैं समझता हूं कि उसका PTI पे कोई असर नहीं पड़ रहा, बल्कि जो गलती हो रही है वो ये है कि इन्हें जेल में रख के वो जो एक वोट की सिंपैथेटिक कंसिडरेशन है, वो दुनिया में हमने देखा है कि जब जेल से कोई पॉलिटिकल लीडर कोई अपनी रिक्वेस्ट करता है या कोई अपना नैरेटिव लेके आता है उसको लोग ज्यादा फॉलो करते हैं, और यही इस वक्त इशू है। अब इस इशू को कैसे टैकल करना है, लेट्स वेट एंड सी कि जी क्या हमें सामने नजर आता है विद इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज, क्या शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा, क्या शेड्यूल आ जाएगा या नहीं। बिल्कुल ठीक है, वेट एंड सी जो है वो करना पड़ेगा। और खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए जो हैं वो ये भी बता रहे हैं कि नए चेयरमैन
पीटीआई जो है वो उनकी नामजदगी हो चुकी है, ऐलान 1-2 दिन में कर दिया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है। देखते हैं कि क्या होता है। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे बात करेंगे वज़ीर निजकारी के कुछ अहम इंकशाफात सामने आए हैं। फवाद हसन फवाद ये कहते हैं कि स्टेट बैंक एक्ट तरमीम के बाद से वज़ारत ख़जाना को स्टेट बैंक और IMF मामलात बारे कुछ पता नहीं होता। इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अरबों डॉलर सरमायाकारी के वसूल की कोशिशें अब तेज़ हो गई हैं। सऊदी अरब, अमारात के बाद अब कुवैत की भी पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी देखने में आ रही है। IMF ने स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी दिलाकर मालूमात तक बराह रास्त रसाई ले ली। वज़ीर निजकारी का इंकशाफ फवाद हसन फवाद ये कहते हैं कि स्टेट बैंक एक्ट तरमीम के बाद से वज़ारत ख़जाना को स्टेट बैंक और IMF मामलात बारे कुछ पता नहीं होता। बात यह है कि स्टेट बैंक की मुकम्मल खुद मुख्तारी के पीछे मशकूक मुहर्रिकात मज़ीद गहरे क्यों होने लगे हैं? रिजवान रज़ी साहब, ये बहुत पुरानी बहस रही है। जब हमें सूट करता है तो हम उसकी एक साइड ले लेते हैं, जब हमें सूट करता है तो दूसरी साइड ले लेते हैं। मैं इमरान खान साहब के दिनों के आखिरी साल की बात आपको बताने लगा हूं कि मईशत किसी तौर पर, इमरान खान साहब तशरीफ लाए तो मईशत मंफी में चली गई, -0.46 के ऊपर गई, मतलब कि आधे फीसद से भी कम पे चली, और वो भी माइनस में गई। फिर उसके बाद वो उठी, 2.25% पे आई, फिर 3.25% तक पहुंची, मईशत उठ नहीं रही थी। फिर डॉक्टर वकार मसूद साहब बगदाद के जादूगर लाए गए, उन्होंने बेस ईयर चेंज कर दिया, यानी पिछले साल के मुकाबले में कंपैरिजन करने की बजाय उन्होंने 1989 को बेस ईयर करार दे दिया। और कौम को आज तक जो है वो पीटीआई वाले बताते हैं कि उनके आखिरी साल में मईशत 5.6 पे चली गई थी, क्योंकि 1989 से जब आप तकाबुल करेंगे 2021 का, तो मईशत तो 5.6 ग्रोथ शो करेगी ना जी। आप उसे 2020 से ही कर लें, क्योंकि उस वक्त भी तो कोरोना की मार पड़ी हुई थी। लेकिन ये जो है ये हिंसों की शोकताबाजी है, इसे आप फिगर फजिंग नहीं कह सकते कि जनाब किसी ने 4 मिटा के 5 लिख दिया हो और 3 मिटा के 2 लिख दिया हो। ये फिगर फजिंग नहीं है, इसको आप स्पेकुलेशन कह सकते हैं। ये हर हुकूमत अपने दौर के अंदर करती रही है और हर हुकूमत अपनी जाने वाली हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाती रही। इससे निपटने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा, अच्छा मजे की बात यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो फिगर्स होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के फिगर से हमेशा वेरी करते हैं। कोई बजट उठा के देख लीजिए, मैं पिछले 30 साल से बिजनेस रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के फिगर्स अलग होते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो अपनी मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर फिगर्स देता है या अपनी एनुअल रिपोर्ट के ऊपर अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करता है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स के अंदर, वो मुख्तलिफ होते हैं। और जब आप पूछते हैं वजीर खजाना से कि जी ये क्या है, तो वो कहता है कि जी हम एंटीसिपेटेड जो रिपैट्रिएशन या प्रोसीड्स की आमद होती है उसको भी शामिल कर लेते हैं, ये वो, उसका कोई जवाब नहीं होता। इस बात को निपटाने के लिए IMF ने तजवीज पेश की थी कि आप खुद मुख्तारी दे दीजिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, ताकि वो एज ए मॉनिटर वहां पे काम करे, ऑब्जर्वर काम करे, बजाय इसके कि वो हैंड्स इन ग्लव होके आप जो भी 2 नंबरियां कर रहे होते हैं उसके अंदर वो पार्टनर बन जाए। उसे सही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान खुद मुख्तारी ऑडियो का कुछ इशू है। सलमान आबिद साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ। सलमान आबिद साहब, आपको क्या लगता है ये जो इंकशाफात हैं वज़ीर निजकारी के किस हद तक तशवीशनाक है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो कई दिहाइयों से जो है ना, जिसे कहते हैं ना कि हम एक मुसीबत का शिकार है, और हम हर दफा जो है, चाहे वो हमारी सियासी हुकूमतें हों, फौजी हुकूमतें हों, हम सब हर वक्त ये कहते हैं कि पाकिस्तान माशी गर्दाब से निकल रहा है, और फिर हम मसाइल का भी रोना रोते हैं, मसाइल बताते भी हैं। लेकिन प्रॉब्लम वहीं पर आ जाता है हिना, जो मैं बार बार आपके प्रोग्राम में कहता हूं कि मईशत को मजबूत बनाने के लिए जो कड़वी गोलियां हैं वो हम खाने के लिए तैयार नहीं है, एग्रेसिव रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार नहीं है, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है वो करने के लिए तैयार नहीं है, मरात याफ्ता तबकों के ऊपर टैक्स लगाने के लिए तैयार नहीं है, अपना टैक्स नेट जो है उसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज्म बिल्ड करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी इंटरनल इकोनॉमी जो है उसको स्टैब्लिश किए बगैर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं चाइना के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, मुत्तहदा अरब अमारात के ऊपर, सऊदी अरब के ऊपर और चीन के ऊपर। यानी हमने कोई ऐसी चीज जिससे हमने अपनी मईशत को ठीक करना है, उसकी जो सर्जरी हमें रिक्वायर्ड है, जो कैंसर का मर्ज है,
उसको हम डिस्प्रीन की गोली खिला के जो है ना उसका मसला हल करना चाहते हैं। अब ये जितने भी नए इंकशाफात हैं, पुराने इंकशाफात हैं, सबको पता है कि इस वक्त मईशत कहाँ खड़ी है। आप देखिए ना, 16 माह से जब शहबाज शरीफ साहब आए थे, कितने लॉलीपॉप दिए गए थे कि अब मईशत दुरुस्त होने वाली है। इसहाक डार साहब भी आ गए, मिफ्ता इस्माइल भी आ गए, फिर ये जो अनवार काकड़ साहब की हुकूमत आई तो कहने लगे वहां से पैसा आ रहा है, यहां से पैसा आ रहा है, उधर से पैसा आ रहा है। अब ये MOUs जो होते हैं और इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर जाके उसके नतीजे निकलते हैं, फौरी तौर पे तो कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। इसलिए मैं आज भी कहता हूं कि अगर पाकिस्तान ने अपनी इकॉनमी को दुरुस्त करना है तो पहले एक अपनी मजबूत पॉलिटिकल कमिटमेंट शो करें, और पॉलिटिकल कमिटमेंट शो करके जो बुनियादी ग्रे एरिया है उनके ऊपर आपको एग्रेसिव किस्म के काम करने पड़ेंगे, तब आप अपनी मईशत का इलाज ढूंढ सकेंगे। और ये जो इदारे हम पर बोझ बन गए हैं, इनका इलाज तलाश करना पड़ेगा। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है, जो कर्जों पे कर्जे हम लेते जा रहे हैं और इसका इम्पैक्ट जो है आम आदमी की जिंदगी में नहीं हो रहा, उसका इलाज तलाश किए बगैर आप जितने मर्जी जज्बाती नारे लगा लें, जितने मर्जी आप जज्बातियत पे अपनी गुफ्तगू कर लें और आप जितने बड़े बड़े दावे कर लें, पाकिस्तान को पता है, अवाम को पता है कि उनकी हालत ज़ात नहीं बदल पा रही। तमाम तर हुकूमतें, उसमें किसी एक हुकूमत की बात नहीं कर रहा, सब हुकूमतें आती हैं, दावे बहुत बड़े बड़े करती हैं, अमली तौर पे उसमें से भूख निकलती है, गुर्बत निकलती है, माशी इस्तेसाल निकलता है और आपके इदारे तबाह होते हैं, आपकी सियासत तबाह होती है, आपकी मईशत तबाह होती है। तो कोई चीज है जिसको आपने ठीक करने के लिए कोई ठानी हो? आप मुझे बताइए ना, आज तक पाकिस्तान अपना FBR का निजाम ठीक नहीं कर सका, अपना टैक्स का निजाम शफाफ नहीं बना सका, बाकी इसने क्या करना जी? सही, बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद आदिल साहब, जिस तरह से अब हम देख रहे हैं सऊदी अरब और अमारात के बाद अब कुवैत ने पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया है, ये बात कितनी खुशाइंद है फिलहाल की अगर मैशत की सिचुएशन हम देखें तो? देखिए, PTI के दौर में भी सऊदी अरब ने कुछ 10 अरब की ऑयल रिफाइनरी लगाने की बात की थी, लेकिन वो बात यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल हालात डेवलप हुए थे उसकी नज़र हो गया था। तो अभी MOU की शक्ल है। MOU जैसे आबिद साहब ने कहा कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है और अभी उसको मैच्योर होने में काफ़ी टाइम लगेगा। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने पूरी करनी है, उनकी जो ख्वाहिशात हैं उनकी तामील करनी है, उसके बाद जाके ये सरमायाकारी किसी स्टेज पे जाके मैच्योर होगी। तो अभी तो उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। फौरी नोयत के तो मामला नहीं है कि ये इससे हमारी मईशत के ऊपर कोई असर पड़ेगा। जहाँ तक वकार मसूद साहब की रिजवान रजी साहब ने बात की, तो रजी साहब, वो वकार मसूद साहब वो एक ऐसे साइंसदान है जो हर दौर में जो है वो फिट हो जाते हैं। वो चाहे इसहाक डार के साथ वो रहे, फिर वो इमरान खान के दौर में रहे और अब वो निगरान सेटअप में भी वो अपनी कारगरी दिखा रहे हैं। और हमेशा वो जो अदाद शुमार का जो है ना हेर फेर करते हैं। लास्ट टाइम जब इसहाक डार साहब वजीर खजाना थे उस वक्त भी जो है उन्होंने हेर फेर किया था, जिसपे आलमी इदारों ने क्वेश्चन मार्क लगाया था। तो ये चीज़ें, और अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ कि वजारत खजाना में जो इसहाक डार ने जो बहुत सारे मस्बत इशारे अपने वजारत खजाना के दौर में दिखाए हैं वो नेगेटिव है, जिसको अभी तक वजारत खजाना ने जो है वो ओपन नहीं किया। तो ये अभी प्रॉब्लम यह है कि हम जो पॉलिटिकल मामलात हैं वो हमारे मईशत के ऊपर असरअंदाज होते हैं। इसी वजह से हमारी मईशत जो है वो ख़राब है। हम इंटरफेरेंस करते हैं पॉलिटिकल हर इदारे में और हर इदारे का यही हाल है। ये तो बिल्कुल ठीक बात करें मोहम्मद आदिल साहब। राजा आमिर अब्बास साहब, मैं मोहम्मद आदिल साहब की बात लेकर आपके जानिब आऊँगी। जिस तरह से मोहम्मद आदिल साहब ने बात की है कि अपने मफादात की खातिर या पॉलिटिकल जो फैसले हैं वो असरअंदाज होते हैं मईशत के ऊपर। आलमी बैंक ने भी यही कहा है कि पाकिस्तान में पॉलिसी फैसलों का महवर जो है वो ज़ाती मफादात है। किस हद तक तशवीशनाक बात है ये? देखिए, आलमी बैंक हो या IMF हो, जैसे अभी बात की आदिल साहब ने कि जी वकार मसूद साहब एक बड़े साइंसदान हैं और वो फिगर्स ऐसे बनाते हैं, लेकिन हमारे पास एक नोबेल इनाम याफ्ता भी साइंसदान थे कि जो कि फिगर फजिंग के माहिर थे, इसहाक डार साहब। और ये स्टेट बैंक के फिगर्स और जो फाइनेंस डिवीजन के जो फिगर्स टैली नहीं करते थे या जो स्टेट बैंक्स में फिगर्स आते थे, तो इसहाक डार साहब ने जो IMF या वर्ल्ड बैंक के सामने अपना परसेप्शन दिया हुआ है या जो उनका एतबार है वो टोटली निल हो चुका है, क्योंकि अब वो नहीं मानते पाकिस्तान के अदारों के जो फिगर्स हैं। इसी वजह से कि जी इसहाक डार ने ये तमाम फिगर फजिंग अपने दौर में बड़ी इंतहा पे की, अभी भी की,
और जहां तक बात रहेगी कि जी MOUs, देखिए MOUs लोग, आप किसी के दर पे जाएंगे तो वो आपको खाली हाथ नहीं बेचते, वो इसलिए कह देते हैं कि चलो जी MOU कर लो, इसके साथ कुछ ना कुछ इसको एक आसरा सा दे के भेज दो। अदरवाइज MOUs होते हैं स्टेबल गवर्नमेंट्स के साथ, ऐसी गवर्नमेंट्स के साथ होते हैं कि जिनका उनको पता होता है कि अगले 5 साल ये मौजूद रहेंगे, एक स्टेबल पॉलिसी होगी, एक इकोनॉमिक पॉलिसी होगी। लेकिन जब उन्हें ये पता नहीं कि अगले 6 हफ्तों में क्या सिचुएशन हो जानी है, ये 4 हफ्तों में क्या सिचुएशन होनी है, देन फॉरगेट अबाउट दीज लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। कहाँ गया कि जी वो आपका वहां पे इन्वेस्टमेंट बलोचिस्तान में हो जानी थी, दूसरी जगह हो जानी थी। पीपल डोंट वांट, पैसा है एंड इट्स अ हैवी अमाउंट, ये बहुत बड़ा अमाउंट है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो बहुत से पैरामीटर्स को पहले चेक करेगा, और उन पैरामीटर्स में अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरेंगे, आप उसमें एक कौमी एज ए नेशनहुड के स्टैंडर्ड्स पे नजर आएंगे, तो कोई बाहर क्या मुल्क आपके पास इन्वेस्टमेंट करेगा। दोस्तियां अपनी जगह होंगी, लेकिन जहां पे फाइनेंशियल चीजें आ जाती हैं वहां पे हर मुल्क का अपना इंटरेस्ट है। तो फॉरगेट अबाउट के जब तक हम ये कह रहे हैं कि जी ये ऐसे, हमें एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है, उम्मीद की वाहिद किरण जो सी है वो एक स्टेबल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। जब तक वो नहीं आती, आई डोंट बिलीव कि जी ये तमाम बातें हमने इंटरिम गवर्नमेंट में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यानी PDM की गवर्नमेंट में देखा था कि जी वो इतने प्लेजेस हुए थे अरबों डॉलर्स के, लेकिन कुछ भी नहीं आया। बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किसी सूरत भी नहीं आ सकती है, तो इतना खुश होने की फिल वक्त हमें ज़रूरत नहीं है। ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, ब्रेक पर जब वापस आएंगे तो बात करेंगे। इसराइल हमास जंगबंदी का 5वां रोज़ है और इसराइली वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि आर्जी जंगबंदी के बाद पूरी ताकत से गज़ा पर हमले करेंगे। सवाल ये है कि इसराइल हमास जंग का मुस्तकिल हल कब और कौन निकलवाएगा, इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, इसराइल हमास जंगबंदी का 5वां रोज़, मज़ीद 11 यरगमाली रिहा कर दिए गए। इसराइली यरगमाली हमास के हुस्न सलूक के मोतरफ रहे। जंगबंदी के बावजूद भी इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे पर धावा बोल दिया और सैकड़ों फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए, जबकि इसराइली वज़ीर आज़म का ये कहना है कि आर्जी जंगबंदी के बाद पूरी ताकत के साथ गज़ा पर हमले करेंगे। सवाल ये है कि इसराइल हमास जंग का मुस्तकिल हल कब और कौन निकलवाएगा। राजा आमिर अब्बास साहब, देखिए एक चीज ज़हन में रखिए कि मुस्तकिल इसका जो इलाज है वो कोई ऐसे नहीं है कि एक स्विच लगा हुआ है आप ऑन ऑफ कर देंगे तो आ जाएगा। बट रिमेंबर वन थिंग कि जी जो हमें इस वक्त इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ज्यादातर वेस्टर्न जो मीडिया है उसकी आ रही है, लेकिन अगर आप इसकी पूरी जियोपॉलिटिकल और जियोग्राफिकल वो देखें तो जो इसराइल के नॉर्दर्न एरियाज हैं, जहाँ पे गोलान हाइट्स हैं, लेबनान है और ये है, और वहाँ पे जो हिजबुल्ला है, जिस तरीके से वो, इसको हम सिर्फ गाजा की हद तक ना देखें, ये बड़ी वाइड स्प्रेड और इसके डायमेंशंस है वाइड। तो बज़ाहिर लग रहा है कि जी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि जी इधर गजा में बड़ा उनका वो हो रहा है। इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है वो तो यूएस को आ रहा है कि ये वॉर किसी न किसी तरीके से अगर एस्केलेट होती है टुवर्ड्स द नॉर्दर्न एरिया, लेबनान और मिडल ईस्ट की तरफ जाती है, सीरिया की तरफ जाती है, तो बहुत परेशानी की बात है इसराइल की से बढ़ के यूएस के लिए है। तो मुझे लगता है कि इस गेम में परमानेंट सोल्यूशन बहुत सी पावर्स देख रही हैं कि जी इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक्सपेंशन होती है वॉर की तो इसमें लूजर्स जो से होंगे या नुकसान जो होगा वो अल्टीमेटली वो जो लोग पहले से नुकसान उठा रहे हैं उनसे बढ़ के कुछ ऐसी कुव्वतों के लिए होगा कि जो अब वाकई ही हमें लग रही हैं कि वो परेशानी के उस लेवल पे आगे हैं। और जो गाजा और इधर इससे जो लोगों ने काम किया है, दैट इज रियली उसको उनको समर नजर आ रहा है। और इसको ये जो कहा जाता है कि जी नहीं कोई बहुत उन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट किया है, इससे बहुत सी चीजें बड़े एक जिसको कहते हैं ना ग्राफिकली डिस्प्ले हो रही हैं, जो इंटरनेशनल फोर्सेस समझ रही हैं
और फार फीचिंग रिजल्ट्स होंगे। बिल्कुल ठीक है रजी साहब, एक जानिब अगर हम देखें तो वो ममालिक हैं जो इसराइल के शाना बशाना खड़े हैं, खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं, खुलकर मदद कर रहे हैं असलहे के थ्रू हो या किसी भी चीज़ के, और दूसरी जानिब अगर हम देखें इस्लामी ममालिक की मुनाफ़क़त है। अब गज़ा में खिदमात सर अंजाम देने के जो ख्वाहिशमंद तकरीबन 2800 पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं वो अब मिस्री वीज़े के मुंतज़िर हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये बिल्कुल है, मिस्र ने साथ दिया है इसराइल का, लेकिन आज इसराइल के सेंट्रल बैंक ने एक फिगर जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ये जो जंग है ये इसराइल की इकोनॉमी को $58 बिलियन के अंदर पड़ी है। और आज उनका जो मशहूर अखबार है उसके इब्रानी का उसका जो एडिटोरियल छपा है उसने कहा है कि $58 बिलियन के अंदर हमने हासिल क्या किया है। हमारी जो पूरी माइट थी वो हवा में उड़ चुकी है। जो था कि हमने पूरा इसको एक आयरन डोम बना लिया हुआ इसराइल को, और कोई भी अगर रॉकेट आता है तो इसको मार गिराएगा। ये इनके घर के बनाए हुए रॉकेटों ने हमारे उस डोम को चीरते हुए अंदर गिरे हैं, और हमारी जो एक परसेप्शन था उसको टार्निश कर दिया जो इसराइल ने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट से एस्टैब्लिश किया था। तो ये सारी डिस्कशन अब उनके यहाँ इंटरनली हो गई है, और ये जो नेतन्याहू साहब हैं इनके ऊपर भी प्रेशर जो है वो इंटरनली बढ़ना शुरू हो गया है। अब इसके दो रद्द-ए-अमल हो सकते हैं। एक तो वो फ्रस्ट्रेट होके तो एक्सटर्नल अटैक के ऊपर आ जाए, जिस तरह के आज हमें वेस्ट बैंक के अंदर नजर आया है। और दूसरा ये है कि और ये ध्यान में रखिएगा कि $58 बिलियन का ब्रंट जो है ये अकेले इसराइल ने नहीं उठाया। यूरोपियन यूनियन ने इसराइल को हेल्प की, अमेरिका ने सबसे ज्यादा हेल्प की। बाइडेन साहब ने अर्जेंट बजटरी अप्रूवल के जरिए इसराइल को $8 अरब का इमीडिएट कैश दिया था। फिर कई दर्जन अरब रुपए का उन्होंने उनको असला फराहम किया, क्योंकि पहले वाले बम जो थे वो फलस्तीनी बच्चों पे निशाने के साथ नहीं गिर रहे थे। तो फिर उन्होंने वो जो बम दिए तो वे फलस्तीनी बच्चों के ऊपर बिल्कुल ताक ताक के इसराइल ने निशाने लगाए हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो इंटरनल प्रेशर है वो फ्रस्ट्रेट करेगा नेतन्याहू साहब को। अगला इलेक्शन तो उन्होंने हार ही जाना है। जंग के बाद वाला कोई भी इलेक्शन होता है, चर्चिल से लेके आज तक वो जो जंग लड़ाता है वो हारा करता है। तो इसलिए वो तो उन्होंने हारना है, तो उसको वो एक्चुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2 दिन की जो एक्सटेंशन हुई है सीज फायर के अंदर वो एक पॉजिटिव ओमन है, और जिन्होंने 2 दिन की करवाई है वो 10 दिन की और भी करवा सकते हैं सीज फायर के अंदर एक्सटेंशन। इस वक्त जो मुज़ाकरात कर रहा है दोनों के दरमियान वो हमेशा की तरह कतर है, और कतरी मुज़ाकरातकार जो हैं वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इसको हम परमानेंट सीज फायर के अंदर कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। ठीक है जी, सलमान आबिद साहब। देखिए, बात यह है कि कुछ लोग तो सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें इस्लामी ममालिक भी हैं और बाहर के ममालिक भी हैं, लेकिन असल फैसला तो अमेरिका को करना है कि वो किस हद तक आगे जाने के लिए तैयार है इसराइल की मदद के लिए। और अगर वो उसकी अंधाधुंध हिमायत जो जारी रखा हुआ है उसको जारी रखता है तो फिर ये मामला कैसे रिजॉल्व होगा, कैसे जंग बंदी होगी, कैसे फायर होगा। मेरा ख्याल है कि जो बुनियादी सवाल हमें उठाना चाहिए कि ये जो बड़ी ताकतें हैं इन्हीं के पास ये वीटो पावर है या इनके पास ही ताकत है, और ये कितना बड़ा प्रेशर इस्लामी ममालिक पैदा करते हैं, कितना बड़ा प्रेशर यूरोपियन ममालिक पैदा करते हैं, और कितना बड़ा प्रेशर मीडिया से आता है, ये एक अलग बात है। लेकिन अगर बड़ी ताकतें जो हैं जो इस वक्त ताकत की हुक्मरानी के अंदर हैं और अब जो जुल्म वहां पे हो रहा है उसके नशे में है, और अगर वो अपने आप को रिविजिट नहीं करेंगी तो ये बात जो भी राजा साहब ने की है बिल्कुल ठीक की है कि मसला फिर महज इसराइल तक महदूद नहीं रहेगा। इसके असरात जो है वो फिर बाकी मुल्कों पे भी पड़ेंगे, बाकी तनाज़ात भी आगे जाएंगे ना। देखिए ना, एक बुनियादी सा सवाल है कि अगर आपकी पूरी दुनिया की ताकत तनाज़ों को हल करने की बजाय जंगों का सहारा लेती है तो इसका मतलब है कि ये सारा पीस का और डेमोक्रेसी का जो कॉन्टेक्स्ट है ये फेल हो गया। इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। ठीक है, मैं आपकी जानिब आऊँगी। मोहम्मद आदिल साहब, आपको क्या लगता है? रजी साहब भी यही कह रहे हैं कि जिस तरह से जिन लोगों ने अभी ये जंगबंदी कराई है, कुछ रोज़ का वक्फा दिलाया है, परमानेंट जंगबंदी भी वही लोग कराएंगे। आपको क्या लगता है कि कौन होगा जिसका किरदार इस सारी सूरत हाल में, इस जंगबंदी में जो है वो इम्पोर्टेंट होगा? देखिए, किरदार तो बेशक इसमें कतर, टर्की और जो मिस्र है इसका बेसिक किरदार हो सकता था, लेकिन कतर ने ही जो है इसमें रोल प्ले किया है।
लेकिन इस जंग ने बहुत कुछ बेनकाब कर दिया है। ताकत का तवाज़ुन जो है इस पूरी दुनिया का वो बेनकाब हो गया है। मुसलमान ममालिक की जो बेबसी है, जो उनकी नाकामी है वो बेनकाब हो गई है। इंसानी हकूक़ के अलमबरदार जो आलमी ताकतें हैं वो बेनकाब हो गई हैं। तो इसका असर यकीनी तौर पर, जैसे रज़ी साहब ने कहा कि इसराइल के अंदर भी पॉलिटिकली इसका असर होगा, अमेरिका के अंदर भी इसके जो आइंदा इलेक्शन होने जा रहे हैं उसके ऊपर इसका पॉलिटिकली बड़ा असर होगा। बाइडन या डेमोक्रेट्स के लिए जो इलेक्शन में बड़ी नाकामी की वजह बनेगी। और अब से ही जो है मुसलमान जो वहाँ पर इस हवाले से एक कैंपेन शुरू हो चुकी भी है। तो बाकी मुस्लिम ममालिक के अंदर और इंटरनेशनल जो पावर्स जो है उनके दरमियान भी इस ताकत के तवाज़ुन को जो है वो जो बराबर करने की जो है बातचीत होगी आगे। और आलमी इदारों की जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर ताकतवर और कमज़ोर के लिए जो है वो कोई कुछ होना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस जंग में बेनकाब हो गई है। मैं तो ये कहूँगा कि चंद लोगों की रिहाई ज़रूर हुई है, लाखों अफराद बेघर हो गए फ़लस्तीनी, हज़ारों लोग शहीद हो गए हैं और सिर्फ वो यही फ़लस्तीनी कह रहे हैं कि हम अपना लहू किसके हाथ पे तलाश करें। बिल्कुल ठीक है। बात फिर वही है कि आर्जी जंगबंदी जो है उसको मुस्तकिल जंगबंदी में कब और किस तरह से जो है कन्वर्ट किया जाएगा और इसराइल के जुल्म और जबर से फ़लस्तीनियों को रिहाई मिलेगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।